तेजी से बदलती हुई सियासी गहमा गहमी के बीच वहां कांग्रेस की सरकार पर नजरें टिकाए हुए बीजेपी की किसी भी तरह से उस सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ली जाए। लेकिन क्या यहां संभव होगा ऐसा? अभी तक तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को कांग्रेस ने पटखनी दे दी है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि विधानसभा में जो कि बजट सत्र चल रहा था, बजट को कांग्रेस ने पास करा लिया है और इसके साथ साथ विधानसभा की कार्यवाही जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है और यहां से सुक्खू सरकार से एक संकट के बादल खत्म हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह खबर भी चली थी पहले कि सुक्खू ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि मैंने ऐसी कोई पेशकश नहीं की है और हमारी सरकार अगले 5 साल तक चलेगी और बहुत ही मजबूती के साथ चलेगी। इसके बाद अब इस वक्त जो बातें आ रही हैं वो ये सामने आ रही हैं कि जो 6 विधायक जो बागी हो गए थे उन लोगों के साथ विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में बातचीत चल रही है। जो कुछ हो रहा है वहां की पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो कुछ हुआ कल रात से लेकर अभी तक, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुक्खू सरकार के ऊपर काले मंडराते हुए बादल यहां छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उलटफेर बहुत बड़ा है और इस उलटफेर में क्या कुछ आगे होने जा रहा है ये सब कुछ बता रहे हैं हम। लेकिन एक बार फिर से सुक्खू क्या कुछ कह रहे थे मीडिया से आकर, उनके बारे में जो बातें हो रही थी और कैसे वो मजबूती के साथ यहां दिखाई दे रहे हैं, कैसे उनकी सरकार मजबूत है, ये सारे दावे करते हुए सुक्खू दिखाई दिए। इससे पहले अभी आप सुन रहे थे यहां विक्रमादित्य सिंह जो मंत्री थे लेकिन उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, मगर मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल हैं और कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह कि हमारी सरकार मजबूत है और हम यहां मजबूती के साथ अपनी सरकार चलाएंगे। अभी आप सुन रहे थे, लेकिन सुक्खू ने क्या कुछ कहा है जरा वो सुन लेते हैं। सुनिए जरा सुक्खू को। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, बजट सत्र और इसके बाद ये बजट का जो वहां वोटिंग थी उससे पहले की बाइट थी सुक्खू की, और उसके बाद बजट पास और बजट के बाद में क्या कुछ हुआ है वो भी एक बार सुन लेते हैं। सुक्खू की एक दूसरी बाइट, बहुत इंपॉर्टेंट बाइट है, जरा उसको भी सुनना जरूरी है कि उसमें वो अपने इस्तीफे की बात कर रहे थे और जो इस्तीफा उनसे मांगा जा रहा था तो उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ अपनी बात रखी है वो अभी हम सुनेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर सुक्खू ने, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद अभी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वहां से जो खबरें आ रही हैं और खबरें ये कि कहीं ना कहीं राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी यहां की जीत हुई। आप जानते हैं 34-34 मत पड़े दोनों कैंडिडेट्स को, कांग्रेस और बीजेपी को, और इसके बाद परिस्थितियां बहुत बदलती हुई। लेकिन बदलती परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यहां ये कि क्या सरकार सुक्खू की रहेगी या जाएगी, इस उहापोह की स्थिति यहां बनी रही। पहले सबसे पहले था कि बजट सत्र है और बजट अगर पास नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि यहां से फाइनेंस बिल अगर गिर जाए यानी कि वहां हार तो यानी सरकार गिर गई, लेकिन यहां सरकार बच गई, फाइनेंस बिल पास होता हुआ। लेकिन फाइनेंस बिल के पास होने के बाद भी क्या सरकार सुक्खू की बची हुई है या एक बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है वहां की सियासत में, हिमाचल प्रदेश की सियासत में। आने वाले समय में अभी उन सबसे हम पर्दा हटाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे अपने इस्तीफे के बारे में सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रदेश में विपक्ष कह रहा है आप फोर्स यूज कर रहे हैं। देखिए मैं कुछ फोर्स नहीं यूज कर रहा, ये तो उनको सोचना चाहिए। वो यहाँ मिलिट्री भी लगा सकते जो सीआरपीएफ की गाड़ी में एमएलओ को लेकर जा रहे हैं। मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ
कि कांग्रेस की अभी जो हमारा बजट होगा उसमें जब वोटिंग होगी हमारी वहाँ निश्चित तौर पर जीत होगी। ये 2 बजे अभी स्पीकर साहब ने समय दिया है, तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। बजट आज पास होगा सर? बजट आज पास होगा और कब होगा पास? आपके इस्तीफे की रूमर्स हैं सर, क्या कहेंगे? नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं ताकि विधायक दल में टूटन हो सके, और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। उन्हें तो जो 6 लोगों ने वोट डाला है उनको भी बचा के रखना मुश्किल हो रहा है। सीआरपीएफ की पोस्ट में ला रहे हैं, ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं, तो ऐसे मत घबराइए। वो वापस आ रहे हैं सर विधायक आपके पास? उसमें से कुछ तो सुन रहे थे यहां सीधे सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हिमाचल प्रदेश, जो अपनी बात कह रहे थे, बजट भी पास करेंगे, सरकार भी बचाएंगे, और उन्होंने बजट भी पास कर लिए और सरकार भी बचा ली। आज की तारीख में सुक्खू की सरकार बची हुई है, ये तय मानिए। लेकिन दिल्ली से लेकर शिमला तक जो हलचल तेज है, उस हलचल में क्या कुछ है ये हम यहां आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमारे साथी वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ गए हैं और उनके जरिए भी समझेंगे कि क्या कुछ यहां 24 अकबर रोड में चल रहा है, क्या कुछ हेडक्वार्टर में चल रहा है, ये सब जानेंगे। क्योंकि यहां जो हिमाचल प्रदेश है, देखिए उत्तर भारत का, शकील जी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश, भले 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की, लेकिन ये चारों सीटें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि यहां से बहुत कुछ दूसरे राज्यों को प्रभावित करती हुई दिखाई देती हैं ये सीटें। जैसे हरियाणा की 10 सीटें हैं, उत्तराखंड की सीटें हैं, पंजाब है, और पंजाब के तो कुछ एरिया जो हैं कुछ वो लगे हुए हैं हिमाचल प्रदेश से। तो इसलिए भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होना क्यों जरूरी है, ये कांग्रेस आला कमान भी समझता होगा। लेकिन आला कमान कितना ज्यादा शकील जी यहां पर मजबूती के साथ शिमला को देख रहा है, जरा वो बताइए। देखिए, आजकल जो युद्ध हैं वो वार रूम से लड़े जाते हैं, और इस बार जो है कांग्रेस का वार रूम जो है वो बहुत मजबूत है। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जब उनकी सरकार पर हमला हुआ हो और ये लोग उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ पूरी ताकत से लड़ गए हों। कांग्रेस ने तत्काल खबर मिलते ही, कल जब जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुई, कांग्रेस ने अपने 2 ऑब्जर्वर को शिमला पहुंचने के लिए कहा। डीके शिव कुमार जो हैं वो अभी देखा सबने कि किस तरह से उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों को जिताया और बीजेपी का भी वोट लिया। बीजेपी के विधायक ने वहाँ क्रॉस वोटिंग की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और नई बात है। अभी तक देखने में ये आ रहा था कि विपक्ष के जो विधायक हैं वही क्रॉस वोटिंग करते थे, मगर डीके शिव कुमार ने, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी के विधायक को भी अपने पक्ष में कर लिया। तो एक उनको, और दूसरा जो राज्य लगा हुआ है वहाँ से हरियाणा का, और जहाँ पे विधायक ले जाए गए थे शिमला से, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शिमला जाने के लिए कहा और वो दोनों पहुँच गए हैं। और आप जानते हैं कि दोनों बहुत ही मजबूत नेता हैं। इसके अलावा जो है बाकी राहुल गांधी जो कैम्ब्रिज गए हुए हैं, कैम्ब्रिज से उनको इनविटेशन था, वहाँ वो संबोधित करेंगे छात्रों को, तो वो वहाँ से पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए हैं। और राहुल ने वहाँ से ये कह दिया है कि किसी भी हालत में सरकार बचना चाहिए जी। उसके लिए सारे विधायकों से बात की जाए, सारे ऑप्शन खुले रखे जाएं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने पाए जिससे हम कमज़ोर हो जाएं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से दिल्ली से, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सारे के सारे नेता जो हैं इस वक्त जिसे कहते हैं कि युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं जी। और ये देखिए, जो आप कह रहे थे कि शिमला क्यों ज़रूरी है, हिमाचल क्यों ज़रूरी है, तो देखिए शिमला में या हिमाचल में जो जीत हुई थी, तो आसपास के जो सारे राज्य थे उनमें से कहीं पे भी कांग्रेस नहीं थी। पंजाब लगा हुआ है, हरियाणा लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर लगा हुआ है, सब जगह जो है वो दूसरी पार्टियों की सरकार थी। ऐसे में वहाँ पे उत्तराखंड है, ऐसे में वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाना एक बहुत बड़ी सफलता थी। और जब सरकार बन गई है तो उसे बचाना उससे भी बड़ी चुनौती है।
और कांग्रेस उस चुनौती का सामना कर रही है और वो पूरी ताकत से वहाँ लगी हुई है। और आपने देखा कि आज जो है जिन नेताओं को बागी कहा जा रहा था उनके स्वर भी कुछ बदले हुए हैं जी। और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस ओपन माइंड से वहाँ काम कर रही है। उसका जो कोई भी ऐसा नहीं है कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है, एक ही लक्ष्य कि किसी भी हालत में हमें जिस तरह से डराकर धमकाकर ट्रिक के ज़रिए गलत तरीक़ों से सरकार छीनी जा रही है उसे नहीं छीनने देना है। सरकार जनता चुनती है, 5 साल के लिए उसने चुना था। बीच में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ कि जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि सरकार को जाना चाहिए। और दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। कांग्रेस और बीजेपी, इतना बड़ा बहुमत लेकर कांग्रेस वहाँ पर आई थी, उस बहुमत का आप सम्मान नहीं करेंगे तो ये एक मैसेज जो है कांग्रेस बहुत अच्छा दे रही है। और ये मैसेज इसलिए ज़रूरी है, जो कांग्रेस का हाईकमान है, दिल्ली से जो ताकत काम कर रही है, दिल्ली से जो फोर्स लग रही है, वो इसलिए लग रही है कि अब लोकसभा चुनाव सर पे हैं, मार्च शुरू होने वाला है, कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो लोकसभा चुनाव में क्या मैसेज जाएगा वो कांग्रेस जो है शिमला से सेट करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस शिमला से क्या कुछ सेट करने जा रही है। बहुत सही आप कह रहे थे। इधर आला कमान, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या प्रियंका गांधी हो, ये तमाम नेता, वरिष्ठ नेता जो हैं, इनकी निगाहें टिकी हुई हैं उधर शिमला पे। और शिमला में एक नहीं बल्कि 3 ऑब्जर्वर को भेजकर, और उसमें भी डीके शिव कुमार जैसे नेता और जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं आप जानते हैं, और इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन तमाम नेताओं को वहां भेजकर कांग्रेस ने पहले से ही कमर कस ली कि किसी भी ढंग से हमको अपनी सरकार बचानी है। इसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होती है। और आप देखिए कि थोड़ी देर पहले जयराम रमेश ने भी यहां कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था ये भी अभी सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जो वहां हो रहा है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप तक, हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आज सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश में एक तरफ सुक्खू के ऊपर तलवार लटकी कि किसी तरह वो इस्तीफा दे दे, लेकिन बाद में वो आके कहते हैं कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और न ही मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। दूसरी तरफ वहां बीजेपी के 15 विधायक निलंबित हो जाते हैं, हो हंगामा, शोर शराबे के कारण, और फिर बजट सत्र में बजट को पास कराया जाता है। हिमाचल विधानसभा का सत्र जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाता है और एक हर्डल, एक जो सामने आने वाला तूफान था उसको पार कर लेती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहां से क्या अगले तूफान को भी पार करती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है उसके लिए हमारे दोनों साथी बने हुए हैं, शकील अख्तर जी इधर स्टूडियो में और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। सबसे बात करेंगे, दोनों से बारी बारी से हम बात करेंगे, लेकिन हिमाचल के अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम दिखाना बताना चाहते हैं कि जयराम रमेश जब ने आज स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जानते हैं, और यहां स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिमाचल को लेकर पूछे गए कई सवाल, लेकिन उससे पहले हिमाचल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी बहुत सारी बातें वो कहते हुए नजर आए। और यहां ऑपरेशन लोटस को कैसे नाकाम करने की जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था उसको नाकाम कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो। और यहां से क्या वही हाल होने जा रहा है बीजेपी का जो हाल झारखंड में हुआ, या आने वाले समय में बिहार में भी कुछ बहुत कुछ बदलते हुए देखेंगे आप, क्योंकि वहां भी अनबन की स्थिति बहुत सामने धरातल पे आती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में भी एक बार खेला होने जा रहा है, ये तय मानिए। तो बिहार में हम बिहार की बात करेंगे। एक अपडेट और देना चाहता हूं कि उधर उत्तर प्रदेश में कल राज्यसभा का इलेक्शन होता है 10 प्रत्याशियों के लिए, जिसमें से 8 प्रत्याशी बीजेपी के और 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीतते हैं। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई का समन भेज दिया जाता है, थर्सडे को उनको बुलाया गया है। तो वो सब कुछ हम बातें करेंगे, लेकिन पहले जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। मैं थोड़ा आपको हिमाचल की क्रोनोलॉजी बता दूं। दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला था। प्रधानमंत्री के प्रचार के बावजूद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रचार के बावजूद, मोदी सरकार के मंत्री
अनुराग सिंह ठाकुर के प्रचार के बावजूद हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया। हमारी सरकार बनी और कुछ ही दिन बाद एक बड़ा संकट उनको सामना करना पड़ा। एक अत्यंत घातक प्राकृतिक आपदा आई, लाखों लोग विस्थापित हो गए, कई लोग ने अपनी जानों भी गंवाई, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी के मांग के बावजूद, हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री को खत लिखने के बावजूद इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया। तो लगातार 2023 को कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए सब राहत कार्य में लगे रहे और पहली बार मैं समझता हूं हमें देखना पड़ा कि एक राज्य में ऐसा भयंकर प्राकृतिक आपदा आया है और केंद्र सरकार से कोई सहायता या राहत नहीं मिल पाई। तो आप सुन रहे थे यहां जयराम रमेश अभी से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बात रखी और आप अभी सुन ही रहे थे। और उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी फिर से मीडिया के सामने, अभी से थोड़ी देर पहले आपने 2 बाइट सुखविंदर सिंह सुक्खू की सुनी, अभी फिर से मीडिया के सामने वो मुखातिब हुए और उसके बाद इन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल प्रदेश लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार को तबाह करने की कोशिश, सरकार को पर कब्जा करने की कोशिश बीजेपी की, वो नाकाम होते हुए यहां दिखाई दे रही है। सुबह से लेकर ऐसा एक माहौल बनाया गया था कि आज सरकार इनकी जा रही है, गिर रही है, लेकिन यहां दोस्तों बहुत बड़ा उलटफेर, ऑपरेशन लोटस यहां फेल करते हुए बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी यहां बहुत मजबूती के साथ, और पहली दफा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का पूरा आलाकमान और पूरा तंत्र जो है वो शिमला की तरफ देख रहा है और किसी भी हाल में अपनी सरकार को अपने हाथ से नहीं जाने देना है, ये यहां पर कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। सुक्खू ने अभी से थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। आप देखिए सदन के अंदर पैरामिलिट्री आ रही है, सीआरपीएफ आ रही है। किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारी सदन है, हमारा सभागार है, और इस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाकर किस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। खरीदने की कोशिश हो रही थी, रातों रात कितने करोड़ों रुपए की प्रलोभन दी गई। मैं उन्हीं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यहां सुक्खू अपनी बात, और सबसे बड़ी बात यहां की 6 विधायकों के खिलाफ जो है ये इनको बाहर निकालने का नोटिस साफ साफ है, समझ सकते हैं कि इनको पार्टी से बाहर, पार्टी की गतिविधियां जो हैं वो भी ऐसी गतिविधियां जिसमें ये साफ साफ कह रहे हैं हो सकता है कुछ पैसे लिए हों।
प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ कहेंगे? जो कुछ यहां सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं और यहां कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सुक्खू, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, बजट पास हो गया, सरकार बच गई। अब विधानसभा का सत्र भी नहीं है, तो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन का भी कोई चर्चा नहीं है। तो सरकार तो सदन में ही गिरती या बनती है, तो सरकार पे तो कोई संकट नहीं है। मुझे सुक्खू साहब का जो कल का बयान आया, बिना किसी भूमिका के, कि अगर विधायक नहीं बिके तो 40 के 40 वोट हमारे हैं, ये जो बयान आया था, तभी से मुझे लग रहा था कि साजिश बहुत गहरी है। और इस साजिश में जो अब मुझे लग रहा है, हो सकता है कि शकील साहब इसमें कुछ और सोचते हो, मुझे लग रहा है कि ये केवल अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में हराने का एक षड्यंत्र रचा गया, और बाकी सब उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो कैमोफ्लेज है, वो उसकी लीपापोती है, एक नाटक किया जा रहा है सरकार को गिराने का, सरकार को बचाने का। ये अच्छी बात है, कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड किया, बड़े नेताओं को भेजा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी से दिल्ली वालों को बड़ी खुन्नस थी, और वो खुन्नस बड़ी स्वाभाविक है। तो राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली का मुकदमा हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो कॉर्पोरेट या इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मामला हो, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ नजर आते हैं। तो सरकार ने तय किया हुआ था, दिल्ली वालों ने, और दिल्ली वाले कौन है? 2 लोग हैं। इन्होंने तय किया हुआ था किसी भी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं आने देना है। आप सोचिए कि हिमाचल से ज्यादा सेफ सीट कौन होगी? 68 में 45 विधायक, और देश का इतना बड़ा वकील जिसने राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल करवाई हो, कोर्ट में खड़े होके तमाम मुकदमे जीते हो, सरकार को रोज वो कोर्ट में एम्बैरेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि सारा षड्यंत्र अभिषेक मनु सिंघवी और उनके जरिए सुप्रीम कोर्ट को संदेश देने का था कि आप रोज रोज हमारे खिलाफ कर रहे हो, आप देखिए हम क्या करते हैं। तो और बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो एक नाटक है। 2-4 दिन में आप देखिएगा, जो 6 विधायक हैं ये सब भी मान जाएंगे, ये आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, माफी मांग लेंगे, और मुख्य उद्देश्य जो था वो अभिषेक मनु सिंघवी को बाहर न करने का था। राजीव जी, जो भी रहा हो, लेकिन इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने इन 6 विधायकों की पेशी चल रही है, और सबसे बड़ी बात कि इन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का जो नोटिस है वो इधर से दे दिया गया है। और अगर ये 6 विधायक अयोग्य घोषित हो जाते हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, और भी इसमें कौन कौन से नियम कायदे सामने आएंगे, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे आगे। आप दोनों के जरिए, शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर स्टूडियो में, आप जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। लेकिन अगर ये 6 विधायक अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो फिर विधानसभा में जो सीटों की संख्या होगी वो होगी 62। 68 अभी है, 62 हो जाएगी, और 62 के बाद सरकार बनाने के लिए यानी बहुमत के लिए 32 सीटों की दरकार होगी, जरूरत होगी 32। और जबकि कांग्रेस के पास इसके बाद भी 34 सीट्स होती हैं, और हो सकता है कि कुछ एक विधायक यानी जो 3 निर्दलीय विधायक हैं वो भी आ जाए तो 37 सीटें हो जाएंगी। यानी कांग्रेस की सीट जो है वो बचती हुई यहां दिखाई देती है, यानी उनकी सरकार बचती हुई दिखाई देती है आज की तारीख में। अभी जैसा आप कह रहे हैं प्रशांत जी कि यहां पर कांग्रेस की सरकार आज तो बिल्कुल बच गई, क्योंकि अब न विधानसभा का सत्र है, ना ही कोई उनके खिलाफ मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बजट पास हो चुका है। 15 विधायक जो हैं बीजेपी के वो निलंबित हैं, जयराम ठाकुर सहित जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ये सब निलंबित हैं हो हंगामा के बीच। और परिस्थितियां कुछ भी रहे, लेकिन सुक्खू यहां बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एक बाइट आपने और देखी थी विक्रमादित्य सिंह की, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक अलग थी, उस समय
थोड़े भावुक, मेरे पिता की स्टेचू नहीं लगाया तो कुछ और, इन सब बातों को लेते हुए अब मैं मंत्री नहीं रहूंगा, वो इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन बाद में फिर शायद उनको भी यहां से केंद्र से टाइट किया गया होगा, शकील जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो उसके बाद उनके सुर भी बदले बदले से नजर आए, अभी आप सुन रहे थे। शकील जी, बदल से गए महबूब मेरे उधर भी इधर भी, यानी वहां जो महबूब बदल गए और इधर भी बदल गए, क्या कुछ देखते हैं आप कि देखिए परिस्थितियां कितनी हैं और कितनी भयावह थी, लेकिन बहुत ही कायदे से यहां देखा जाए तो मुट्ठी में लेते हुए वहां की परिस्थितियों को कांग्रेस। देखिए, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा चालाक होते हैं और वो जो है भविष्य को ठीक तरह से समझ और पढ़ लेते हैं। आज सबको ये लग रहा है कि 2 दिन के लिए अगर हम वहाँ चले भी जाएं तो अभी फ़िलहाल सरकार नहीं बन रही है, और अगर सरकार नहीं बन रही है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो चाहे वो वीरभद्र सिंह के परिवार के लोग हों, चाहे बाकी विधायक हों, सबको एक बात समझ में आ रही है कि अभी जो है लक्ष्मण रेखा जो है उसको लांघना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए अभी सब लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो खुद मामले को किस तरह निपटती है, और कांग्रेस जो है इस बार बहुत मजबूती के साथ पूरे मामले को टैकल कर रही है। और उसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो उन्होंने ओपन कर रखा है वो ये कर रखा है कि अगर विधायक जो है हमारे नहीं मानते तो हम उनकी सदस्यता निलंबित कर देंगे। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है उनकी सदस्यता निलंबित कर सकता है जी। हेगड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि विधानसभा के सदस्य का मामला जो है, सदस्यों का मामला विधानसभा के अंदर ही फैसला होगा उसको, और वहाँ अध्यक्ष ही सुप्रीम है। ये अलग बात है कि बाद में वो कोर्ट में जाएं, कुछ और हो, लेकिन फिलहाल जो है विधानसभा अध्यक्ष बहुत पावर में है, और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कोई भी मजबूत स्टैंड ले सकते हैं। देखिए, ये जो एक आम धारणा बना दी गई है, आम धारणा क्या, ये एक मजबूत नैरेटिव बनाया गया है मीडिया के जरिए कि बीजेपी जो भी करेगी उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, वो करेगी तो सफल होगा, वो मास्टर स्ट्रोक होगा। लेकिन इसी के पास, हिमाचल के पास, उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत की सरकार वापस दिलाई थी, अभी हम सब लोगों ने देखा जी, अभी दिलाई थी। और अभी जो है विधायकों ने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, जो बाद में चंपई सोरेन की सरकार हो गई, उसको वापस जिताया था। बिल्कुल, ये 2 उदाहरण हमेशा याद रखने वाले हैं, कांग्रेस को भी रखने वाले हैं और मीडिया को भी रखने वाले हैं कि ऐसा नहीं होता कि आप जो कहो, जो करो वो हो जाए। आपके हाथ में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है या ऐसी कोई असंवैधानिक शक्ति नहीं है कि आप सब कुछ कर दो। बिल्कुल, उत्तराखंड एक बहुत बड़ा मामला था, उसमें जो है सरकार जाने के बाद सरकार की वापस बहाली कराई गई थी, और अभी झारखंड में सबने देखा पूरी ताकत वहां लगा दी गई थी। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था, और बावजूद उसके चंपई सोरेन ने विधानसभा के अंदर विश्वास का मत पारित किया। तो ऐसी ही एक परीक्षा जो है आज हिमाचल में होने वाली है। जी, हिमाचल में एक अलग परीक्षा जो आप अभी कह रहे हैं उस पे और आते हैं, लेकिन थोड़ा सा उत्तर प्रदेश चलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट देखिए, कल अखिलेश यादव, कल राज्यसभा का चुनाव समाप्त होता है, आज अखिलेश यादव को नोटिस थमा दिया जाता है, सीबीआई का नोटिस। उनको अब उनसे अब सीबीआई की पूछताछ होगी। चलिए, मामला एक अखिलेश यादव, लेकिन दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जबरदस्त इस वक्त जो है, अभी से थोड़ी देर पहले आपको बता दूं कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का जबरदस्त वहां प्रदर्शन चल रहा है। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, उस विजुअल्स को भी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। ये देखिए विजुअल से, जरा फुल स्क्रीन ले आइए इस विजुअल को। यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन बेरोजगारी के खिलाफ। तो युवाओं में एक जोश भरने की कोशिश जो राहुल गांधी ने की थी अपने उस यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, फुल स्क्रीन अगर आप आए तो बहुत बेहतर होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो युवाओं के अंदर जोश भरने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी, अब यहां यूथ कांग्रेस के नेता जो हैं ये नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसी समय, जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूथ कांग्रेस के नेता प्रदर्शन
प्रदर्शन करते हुए, युवाओं के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में आवाज बुलंद करते हुए और घेराव करना चाह रहे हैं ये मुख्यमंत्री सचिवालय का। ये सब कुछ यहां देख रहे हैं आप। तो यूथ कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस के झंडा बैनर लिए हुए, यूथ कांग्रेस के झंडा बैनर लिए हुए और पुलिस का पहरा, लेकिन उसके बीच ये देखिए जबरदस्त धक्का मुक्की और यूथ कांग्रेस के नेता जो हैं वो आगे, कांग्रेस के भी नेता इसमें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ हो रहा है, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां जो हैं वो भी, और कांग्रेस कितनी जागी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस कितनी मुस्तैदी के साथ यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है, वो देख सकते हैं आप सड़कों पे। और सड़क की राजनीति तो करनी ही होगी, जो बार बार हम लोग कहते भी हैं, जिसकी चर्चा खूब होती है। तो सड़क की राजनीति करती हुई कांग्रेस पार्टी, लेकिन इससे इतर दूसरी तरफ अखिलेश यादव की वहां मौजूदगी में एक और खबर आई। गुड्डू जमाली जो बसपा के नेता, वो आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से खबर, बिहार से खबर आ रही है कि वहां नीतीश कुमार फिर से नाराज हैं, परेशान हैं, और आगे क्या कुछ होता है अगले 2-4 दिनों में वो खबर भी आ जाएगी। नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे, तो ये सब कुछ, और इन सब के बीच जरा हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की तरफ एक बार फिर से, हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। हिमाचल प्रदेश, उसमें भी ये जो 6 विधायकों का मामला है हिमाचल प्रदेश में, और उनको लेकर जो अब सुक्खू ने कहा है कि हमने उनको नोटिस थमा दिया है, उनकी अयोग्यता अगर साबित हो जाती है या उन्हें अयोग्य कर दिया जाता है, तो आप देखिए कि 32 विधायकों की दरकार होगी, 34 ऑलरेडी है। मतलब यहां हम ये माने कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां जो हैं वो अब सब कुछ कांग्रेस के कंट्रोल में है। हाँ, अब कांग्रेस ने अपने कंट्रोल में ले ली हैं। कांग्रेस ने युद्ध स्तर पर प्रयास करके परिस्थितियों को संभाल लिया है। देखिए, ये सब जो आप अभी यूपी का दिखा रहे थे, अभी आप बिहार का बता रहे थे, ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो इसलिए रहा है कि लोकसभा चुनाव सामने आ गए हैं और 400 पार और इतनी सीटें और 1000 साल का रोड मैप और तमाम बातों के बावजूद जो है मोदी सरकार के मन में बहुत बड़ा संशय है। और वो संशय जो आप अभी वीडियो दिखा रहे थे, उसका आधार या उसका कारण ये है जी, यूपी में कब युवा इतना आंदोलित हुआ, कब उसमें इतनी हिम्मत आई कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले। ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये युवा जो है इसको पुलिस रोक रही है और ये मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए जा रहा है। किस मुद्दे पर? बेरोजगारी के मुद्दे पर। 10 साल से ये युवा जो है नशे में था, हिंदू मुसलमान के नशे में था, लेकिन अब उसके ओवर एज होने की स्थिति आ गई है। उसका नशा टूटा है, नशा काफूर हुआ है। उसकी समझ में आ रहा है कि हमें भावनाओं में बहकाया गया है, हमें भड़काया गया है और हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। 5 किलो अनाज में हम कैसे गुजर करेंगे या हमारा परिवार कैसे गुजर करेगा, आगे हमारे भविष्य का क्या होगा। तो ये जो यूपी में पुलिस की भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। और उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से अग्निवीर का मुद्दा उठाया, तो ये पूरे देश में फैल गया है। आप देखिए कि जो अखिलेश को नोटिस का आप जिक्र कर रहे थे थमाया गया, वो किस लिए? क्योंकि अखिलेश जो है मजबूती से यूपी में खड़े हो गए। अगर अखिलेश कमजोर होते, मायावती बन जाते, कोई नोटिस नहीं आता। लेकिन अखिलेश जो है मजबूती से खड़े हो गए। कल उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा कि हर विधायक या हर नेता जो है सरकार का मुकाबला नहीं कर सकता, वो कुछ लोग और ही होते हैं जो हर मुसीबत में डट जाते हैं। इसीलिए उन्हें नोटिस आया है कि अच्छा तुम डट गए तो हम देखते हैं। लेकिन अब चाहे वो अखिलेश हो चाहे केजरीवाल हो, केजरीवाल को 7वां नोटिस आ गया है ईडी का, 8वां नोटिस आ गया है, 8वां, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। ममता बनर्जी के ऊपर जबरदस्त तलवार लटकी हुई है वहां पे कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। बीजेपी रोज मांग कर रही है। प्रधानमंत्री जो है मणिपुर नहीं जा रहे। मणिपुर का जो दृश्य था वो तो सबने अपनी आंखों से देखा, उससे ज्यादा तो भयावह कोई दृश्य हो नहीं सकता। पूरी दुनिया हिल गई थी उसको देख के, सुप्रीम कोर्ट हिल गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है वेस्ट बंगाल की घटना की तुलना जो है आप मणिपुर से मत करिए। पहलवान लड़कियों के साथ जो हुआ, जो देश के लिए मेडल ओलंपिक में जीत के आई, वहां नहीं गए प्रधानमंत्री मिलने के लिए, उनसे बात नहीं करी और वो अपने मेडल जाके उनके घर के सामने रखे, प्रधानमंत्री निवास के सामने। तो ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि अब जो है उनके बंगाल को इशू बनाया जाएगा। तो ये जो है सारे के सारे जो विपक्षी दल हैं उनके लिए एक मैसेज है कि अब तुम मजबूती के साथ लड़ो,
अब अपने छोटे छोटे जो विरोध हैं या अंतर विरोध हैं या जो झगड़े हैं उनको परे कर दो। ऐसा ही होता है। युद्ध के समय में कोई सैनिक ये नहीं कहता कि मेरे उस महीने की तनख्वाह में से इतने पैसे कट गए थे या मेरा वो अलाउंस नहीं आया था। जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध शुरू होता है। इसी तरह जब चुनाव आ जाता है और जब सबके मिलने की बात, मिलके लड़ने की बात होती है, क्योंकि देखिए ये चुनाव अन्य सारे चुनावों से अलग है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, इतना साफ कोई नहीं बोल सकता कि भैया ये आखिरी चुनाव होने वाला है, ये समझ लो इसको, इसके बाद न लोकतंत्र रहेगा न चुनाव रहेगा। और हर आदमी इस बात को जानता है। आज आप देखें कि एक वीडियो पूरी दुनिया में इस कदर वायरल हो रहा है ध्रुव राठी का, तो उसमें क्या है? उसमें यही बताया कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ही वोट डालने की ताकत है, वो वोट कहाँ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको तो ये कहा जाएगा कि आपके पास पैसा है जाके खरीद लाओ, अरे बाज़ार में सामान ही नहीं होगा। इंदिरा गांधी यही कहती थी कि मुझे सबसे पहले इस जमाखोरी और कालाबाजारी से लड़ना है। वही स्थिति वापस लाई जा रही है। इसको अभी लोग समझ नहीं रहे हैं कि स्थितियाँ कहाँ जा रही हैं। क्यों कहती थी इंदिरा गांधी कि तुम्हारा पैसा होने से क्या होगा, बाजार में सामान ही नहीं होगा जी। बाजार में सामान पिछले दरवाजे से उनको बेचा जाएगा जो ज़्यादा पैसे दे सकेंगे। तो आज वही स्थिति है कि तुम्हारा वोट तो है पर वोट डालने जाओगे कहाँ, और वोट डाल भी दोगे तो वोट जाएगा कहाँ। वो जो ईवीएम की लड़ाई है, आप देखिए कि ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा शुरू हो गया है और अभी उसका एक बड़ा आंदोलन, हर पार्टी के लोग उसमें आ गए हैं, उसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, सब लोग हैं। वो इसीलिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि ये सरकार के ऊपर दबाव पड़े, जनता के ऊपर दबाव पड़े कि इस मुद्दे को उठाएं, ताकि भी करने वाला तो आखिर अफसर है ना कोई ईवीएम को जो मैनेज करता है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा जी। भाई सरकार तो हटाने से रही है, क्योंकि सरकार को अगर इससे फ़ायदा है ईवीएम से तो कोई ये सोचे कि सरकार हटा देगी। 7 महीने हो गए, इंडिया गठबंधन के सभी दलों की तरफ से चुनाव आयोग से मांग की गई, 7 महीने से चुनाव आयोग टाइम नहीं दे रहा है। सारा लाज शर्म छोड़ दी उसने। ऐसा हो सकता है? पहले कोई छोटी सी पार्टी भी चुनाव आयोग से टाइम मांगती थी, चुनाव आयोग को देना पड़ता था, चुनाव आयोग देता था, इंडिविजुअल को टाइम देता था। आज वो इंडिया गठबंधन को, इतने बड़े विपक्ष के गठबंधन को टाइम नहीं दे रहा है। तो ये जो है हर तरफ से आज सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, वो सरकार दबाव में है। और इसीलिए जो है आप देखिए कि बिहार में इस वक्त क्या ज़रूरत थी, बिहार में तो बहुमत है ना तुम्हारा बीजेपी में शामिल करने की, 3 लोगों को शामिल किया बिहार में जी। और कोई ये अपने आप जाके हो रहा है क्या? कुछ कारण है ना। और सुक्खू ने तो साफ शब्दों में बोल दिया ना, मुख्यमंत्री है वो, मुख्यमंत्री साफ शब्दों में कह रहा है कि लालच देकर, खरीद कर, इससे ज़्यादा क्या होगा। डेमोक्रेसी में आप विधायकों को खरीद रहे हो जी, तो इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। और ये तो राहुल गांधी ने बोला था मध्य प्रदेश के बारे में, 20-20 करोड़ रुपए दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 20-20 करोड़ रुपए उस समय राहुल गांधी ने भी कहा था। ये खरीद फरोख्त की बात या हॉर्स ट्रेडिंग की बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही बात यहाँ थोड़ी देर पहले जब प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही थी, प्रियंका गांधी के उस ट्वीट को एक बार फिर से लाना चाहता हूँ और फिर प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी देखिए ट्वीट में क्या कुछ कह रही हैं। लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से सरकार, कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन जनता धन बल एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका ये रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। यह कह रही हैं प्रियंका गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर जिसको उजागर करती हुई प्रियंका गांधी। प्रशांत टंडन जी क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो सुक्खू ने भी जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और कह रहे हैं कि 5 साल हमारी मजबूती के साथ हमारी सरकार रहेगी। हिमाचल प्रदेश, पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो खबर है वो यही है दोस्तों
कि हिमाचल प्रदेश में जो दावा कांग्रेस कर रही थी उस दावे पे कांग्रेस खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस यहां फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे बुशरा खानम जी, हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं हमारे साथ। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी, पानी अब सर के ऊपर जा चुका है और अब पूरे देश को इसका समाधान सोचना है कि ये विधायक, ये एमपी पैसे खाकर लालच के दम पे किसी को वोट दे दें, चुनी हुई सरकार के खिलाफ चले जाएं, किसी को चुनाव में हरा दें, हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पे कहीं रिसोर्ट में जाके नई सरकार बना लें। अब वक्त आ गया है कि पूरे देश को इसके बारे में गंभीरता से इसका सलूशन सोचना चाहिए कि ये 5-6 एमपी, 5-6 एमएलए, एक चुनी हुई सरकार, पूरे हिमाचल ने सरकार चुनी, उस चुनी हुई सरकार के विधायकों को हक है कि वो राज्यसभा में किसको भेजते हैं। और ये 6 विधायक पैसे खाकर या किसी और प्रलोभन से ये उस जनता के फैसले को पलट दें, इसके बारे में एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, अब यही बात यूपी में अखिलेश यादव के लिए बहुत लर्निंग है कि कैसे लोगों को टिकट दिया। अखिलेश यादव एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, एक बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। उनको एक स्थानीय स्तर के आपराधिक छवि के, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को विधायक बनाने का क्या प्रलोभन है, आवश्यकता भी क्या है। और आप देख लीजिए कि वो कहाँ गए। तो जो आपराधिक बैकग्राउंड का होगा उसको तो बड़ी आसान है ना उसको किसी भी जगह वोट दिलवाना, पुलिस के जरिए या जांच एजेंसियों के जरिए। वही हो गया उत्तर प्रदेश में। तो अब पूरे देश को सोचना है। दूसरी चीज कि कांग्रेस को भी हिमाचल में अब कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें किसका रोल था, क्या था, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में ना भेजना ही मुख्य टारगेट था। और उसमें भी मुख्य टारगेट इस वजह से था कि आप देखिए कि राहुल गांधी को वो संसद में वापस ले आए सुप्रीम कोर्ट के जरिए। राहुल गांधी के पीछे दुनिया पड़ी हुई है, सीपीआई सीपीएम भी पड़ी हुई है। वो क्लेम कर रहे हैं वायनाड। आप बताइए, वायनाड राजीव जी एक नई सीट है, उसको वो क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, आप चुनाव लड़ लो, जीत लो, हारो, कुछ भी करो, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वहां से लड़ना नहीं चाहिए। आप कौन होते हो कहने वाले भाई? तो मैं मिसाल सिर्फ ये दे रहा हूं कि कितना एक व्यक्ति के प्रति कितना वो है दुश्मनी कि हर प्रकार से उसको वो करना था। कांग्रेस को जांच करनी चाहिए इंटरनली कि उनके जो प्रभारी थे एआईसीसी के, उनकी क्या भूमिका थी, उनको पहले से मालूम था क्या, मुख्यमंत्री का बयान कैसे आ गया था, मुख्यमंत्री क्या भूमिका थी, आगे ये ना होने पाए उसमें क्या सेफगार्ड होंगे। अब वहां लोग पहुंच गए, जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे खड़गे साहब को। जी गए हैं वहां, खड़गे साहब को रिपोर्ट देंगे। लेकिन जरा शकील जी, ये जो एक मामला कहीं ना कहीं जो अयोग्यता वाला मामला है, इस मामले में कितना यहां पर मजबूती के साथ कांग्रेस दिखाई देती है और क्यों? जी, वो जो हम बता रहे थे वो बम्बई केस है, एसआर बम्बई केस जी, 1988 का, कर्नाटक का 1988 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया था बम्बई केस में कि बहुमत का फैसला विधानसभा में ही होगा, विधायकों का फैसला विधानसभा में ही होगा, राजभवन में या कहीं और नहीं होगा। तो इसी के संदर्भ में हम ये बता रहे हैं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष को लगता है कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है तो वो उनकी सदस्यता निलंबित कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ये जो है बाकी विधायकों के लिए बहुत बड़ी चोट होगी और बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी चोट होगी। देखिए, इस सारे केस में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ इसका प्रतिकार कर रही है, और ये मजबूती ही बताएगी कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें तो बहुत सारी होंगी इसमें, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया है
कि इसको तकनीकी आधार पे जो चुनौती देना है, जो लड़ना है, वो करना है, वो तो करना ही है, लेकिन पर्सपेक्शन के आधार पे, नैरेटिव के आधार में भी इस लड़ाई को लड़ना है। आप देखिए कि सारा का सारा माहौल चेंज करने में कांग्रेस ने सफलता प्राप्त कर ली है। अब हर जगह एक ही बात कही जा रही है कि सरकार नहीं जा रही है, बीजेपी इतनी आसानी से वहाँ सरकार नहीं बना सकती है, और यही कांग्रेस का उद्देश्य था। कांग्रेस यही बताना चाहती थी कि इतना आसान नहीं है कि आप जब चाहे हमारी सरकार गिरा दो और जब चाहे आप अपनी सरकार बना लो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब चाहे आप सरकार बना लो और जब चाहे सरकार गिरा दो। सीधे आना चाहता हूं बुशरा जी आपके पास, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए बुशरा जी। राजीव जी, तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें अब ये लगी हुई हैं कि आखिर हिमाचल में क्या होने जा रहा है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ अब इस तरह से ये नजर आ रही है कि अभी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि 5 साल हमारी सरकार चलेगी और 5 साल हम इस सरकार में जो है वो कायम रहेंगे, और लगातार उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर तमाम तरह की बात कही है। और जो 6 बागी विधायक हैं जिन्होंने वोट किया है, उनके सस्पेंशन की मांग जो है वो की गई है। वो देखना होगा कि उसको लेकर क्या फैसला किया जाता है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर ये नजर आता है कि अभी फिलहाल एज लेती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये अभी सस्पेंस पूरी तरीके से बरकरार है। हालांकि अपनी वो दावेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पता चला है कि न सिर्फ 6 विधायक बल्कि 6 से ज्यादा विधायक है जो पर्यवेक्षक गए हैं, जिन्होंने उन तमाम विधायकों से जो बात की है, और बात करके उन्होंने कहा है कि शायद उन 6 विधायकों में से भी कुछ विधायकों ने, ऐसी खबर है कि 3 विधायकों ने यह हिंट दिया है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा दिया जाता है तो वो भी वापसी कर सकते हैं, वो उन्होंने कहा है। बाकी उन्हें कांग्रेस वापस लेना चाहती है नहीं, ये अलग बात है। तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो ऑपरेशन लोटस करने की जो पूरी कोशिश की जा रही थी, जो पूरी साजिश रची गई थी, वो पूरी तरीके से बेनकाब ही नहीं हुई है बल्कि नाकामयाब हुई है। और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से यह साफ तौर पर यह कहा गया है कि चंडीगढ़ में जबरदस्त हार के बावजूद भी जो बीजेपी की नापाक हरकतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक अजीब सा सिलसिला है कि इस जनतंत्र में जनता के द्वारा सरकार चुनकर आगे आती है। 40